प्रिय छात्रों, आज हम सुरक्षा परिषद के जो अंग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख अंग हैं उनमें महासभा, सुरक्षा परिषद, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे न्यास परिषद। न्यास परिषद एक इसको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था मैंडेट सिस्टम स्थापित करेगा, जो समझौते द्वारा संपादित होगी। ये जो न्यास परिषद है, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है, ये उन प्रदेशों की है जो एक तरीके से द्वितीय महायुद्ध में पराजित हो चुके थे, या यूँ कहिए कि ये वो प्रदेश हैं जो पराजित के साथ में अविकसित हैं। ये इस न्यास परिषद का जो गठन इसी उद्देश्य से किया गया कि इनको संबल देना है, इनको एक तरीके से मजबूत करना है, और ये जब देश मजबूत हो जाए, ये शासन व्यवस्था को समझने लायक हो जाए, ये अपनी शासन व्यवस्था को खुद चला सके, इसलिए इसके लिए इन्होंने एक तरीके से न्यास परिषद को रखा है। न्यास परिषद में का जो एक तरीके से हम यदि बात करते हैं, वर्साई संधि के पश्चात इस धारणा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ कि उपनिवेश केवल साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्तियों के हित के लिए विद्यमान है। सिद्धांत रूप में कहा जाने लगा कि उपनिवेशों को अंततः स्वशासन प्रदान किया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की मैंडेट पद्धति में ये सिद्धांत अंतर नहीं था। लीग ऑफ नेशंस में भी ये व्यवस्था थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, तभी मित्र राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उद्घोष किया था। ये सर्वविदित है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक पश्चिमी यूरोप के अधिकांश एशियाई उपनिवेशों पर जापान ने अधिकार कर लिया था, और उसने पूर्वी एशिया एवं प्रशांत महासागर के क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका अत्यंत चिंतित हो गया था। तो दूसरी ओर एशिया के अधिकांश प्राचीन भूखंडों के लोग जागृत हो चुके थे। एशिया में जागृति आ चुकी थी और भारत में उनमें एक था। ये देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के लिए इस पराजित क्षेत्रों को स्वाधीनता का आश्वासन देना अत्यावश्यक हो गया। अंततः अमेरिका इस विचार पर दृढ़ हो गया था कि उपनिवेशवाद का युग अब समाप्त हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पराधीन लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया, परंतु ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल साम्राज्यवाद का शंख फूंकते रहे। अर्थात उस समय अमेरिका ने कहा कि जो देश स्वतंत्र हैं उनको एक तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री जो चर्चिल हैं वो साम्राज्यवाद की नीति पर कायम थे, साम्राज्यवाद का शंख फूंक रहे थे। भारत उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था। हालांकि भारत उन देशों में शुमार था जिसने 26 जून 1945 को जो सैन फ्रांसिस्को में जो चार्टर था उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह से उपनिवेशवाद उन्मूलन के मार्ग पर अमेरिका पीछे नहीं हटा। जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रारूप तैयार हो रहा था, उससे बहुत पहले ही भावी संगठन संबंधी अमेरिकी प्रारूप 14 जुलाई 1943 को प्रकाशित हो चुका था। उक्त प्रारूप के अनुच्छेद 12 में कहा गया, ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहां के लोग अभी पूरी तरह स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके हैं, न्यास पद्धति का सिद्धांत लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मानकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा। इस पद्धति का अंतिम उद्देश्य ये होगा कि इन पराधीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर सकेंगे और आगे चलकर अपने क्षेत्रों का शासन भार स्वयं ग्रहण करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया था
कि ऐसे देशों को जो एक तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इनसे एक तरीके से इन क्षेत्रों में वो पिछड़े हुए थे और अपनी स्वयं की राजनीतिक व्यवस्था लागू नहीं कर सकते थे, इन देशों को इसके लायक बनाया जाएगा और उसके बाद में उस देश का शासन वहाँ के जनता स्वयं संभालेगी। न्यास परिषद का उद्देश्य क्या है? न्यास परिषद के उद्देश्यों में इसके 4 उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधी उन्नति में सहयोग देना, स्वशासन अथवा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना, और चौथा है जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, और चौथा है सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। ये धारा 76 में कहा गया है। अब यदि हम न्यास परिषद के बारे में करें, न्यास पद्धति का इतिहास क्या रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया। उसके संचालन के लिए न्यास पद्धति का निर्माण किया। मैंडेट की भांति न्यास की व्यवस्था को विभिन्न शक्तियों में समझौते का परिणाम थी। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके, और ये दायित्व है, सभ्य देशों पर दायित्व है कि उनके विकास में पूरी सहायता दें। अर्थात ये कहा गया कि मैंडेट व्यवस्था उन देशों में लागू की गई कि वहाँ के जो देश निवासी हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, अल्प विकसित हैं, और जो अपना स्वयं का शासन स्वयं नहीं चला सकते हैं, उन देशों की शासन व्यवस्था को उन देशों के लोगों को इस लायक बनाया जाएगा कि अपने देश की शासन व्यवस्था को फिर से संभाल सके और अपना शासन स्वयं कर सके। न्यास पद्धति के जो प्रदेश हैं उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि पश्चिमी देशों की वशवर्ती ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि पश्चिमी देशों की वशवर्ती और उनके साम्राज्य के विविध प्रदेश इन्हें स्वशासन न करने वाले प्रदेश कहा जाता है। न्यास प्रदेश में 3 प्रकार के मैंडेट के अधीन प्रदेश, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रु राज्यों से छीने गए प्रदेश, और तीसरा अपनी इच्छा से महाशक्तियों के द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश। ये सब न्यास पद्धति के प्रदेश है। न्यास परिषद के अंतर्गत 11 देश थे, और परिषद का जो संगठन है, न्यास परिषद का संगठन इस प्रकार से है, जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया, ऐसे राज्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है, ऐसे राज्य चीन, फ्रांस और सोवियत संघ है ना। और तीसरा था उतने दूसरे देश जितने न्यास प्रदेशों का शासन प्रबंधन चलाने वाले और न चलाने वाले देशों के बीच समान विभाजन के लिए पर्याप्त हो। न्यास परिषद के कार्य क्या थे? न्यास परिषद के कार्यों में न्यास परिषद प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना, जिसके आधार पर शासन व्यवस्था चलाने वाले संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट भेजती है। इन प्रशासनिक
सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की जांच और उन पर विचार करना। तीसरा है इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना पत्र पर विचार करना। सत्ता के साथ यदा कदा नियत समय का वीक्षण के लिए न्यासीय प्रदेशों का दौरा करना। न्यास परिषद में निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं, प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। न्यास व्यवस्था तथा मैंडेट व्यवस्था, यदि हम तुलना करते हैं तो न्यास व्यवस्था की तुलना राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित मैंडेट व्यवस्था से करना प्रासंगिक होगा। कतिपय विद्वानों का मत है कि संयुक्त राष्ट्र की न्यास व्यवस्था राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के समान एक चमकीला धोखा है। सुमा के अनुसार न्यास व्यवस्था नई वास्तविकता न होकर औपचारिकता ही अधिक है। राल्फ जे बूंथे के अनुसार न्यास व्यवस्था एक विस्तृत क्षेत्र रखती है तथा इसके अधिक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण संभव है। दोनों प्रस्तुतियों में इनमें विभिन्नताएं हैं। न्यास प्रणाली का क्षेत्र विस्तृत है, मैंडेट प्रणाली केवल जर्मनी और टर्की से चीन के प्रदेशों तक सीमित थी। दूसरा है न्यास व्यवस्था में न्यास प्रदेशों पर शासन करने वाली शक्तियों पर मैंडेट प्रणाली की अपेक्षा अधिक कड़ा नियंत्रण है। तीसरा है मैंडेट प्रणाली विभिन्न प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सीधा सम्मिलित करने का आवरण मात्र थी। और चौथा है मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत मैंडेटों की समस्या मुख्य रूप से स्थायी मैंडेट आयोग का क्षेत्र समझी जाती थी। न्यास परिषद का मूल्यांकन। न्यास परिषद को अपने उद्देश्यों में अभूतपूर्व सफलता मिली। C.T. रामोलू के अनुसार न्यास पद्धति की सतत प्रगति आधुनिक विश्व में राजनीतिक नैतिकता के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्लेनो और रिग्स ने लिखा है, अपनी सफलताओं के कारण न्यास परिषद को विलोपन का सामना करना पड़ रहा है। परिषद की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अधिकांश न्यास प्रदेश 15-20 वर्षों की अल्प अवधि में ही स्वतंत्र हो गया। अर्थात इस समय कोई भी एक तरीके से इस न्यास परिषद के अंतर्गत कोई राज्य नहीं है, सब एक तरीके से धीरे धीरे स्वतंत्र हो चुके हैं। सचिवालय, देखिए बच्चों, सचिवालय एक तरीके से ये प्रशासनिक अंग है इसको ये सेक्रेटरीट भी कहते हैं। और इसका जो मुखिया है वो महासचिव होता है। और जैसे कि आपको पता है इस समय सचिवालय का जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व वाला अंग सचिवालय है, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद के नियतकालिक अधिवेशनों को वास्तविक, स्थायी एवं शाश्वत स्वरूप प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केंद्र बिंदु है। इसके अभाव में संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सूचना व सहयोग के केंद्रों से वंचित हो जाएगा। अर्थात सूचना एकत्रित करना इस सचिवालय का प्रमुख कार्य है। इसके संगठन के बारे में बताएं तो सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। इसका जो वार्षिक वेतन है वो $20,000 है और ये राशि कर मुक्त होती है। ये सचिवालय का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। और महासभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त होते हैं। वे सभी सचिवालय के ही भाग होते हैं, सचिवालय से ही जाते हैं। इसकी नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें सर्वोपरि विचार, कार्यक्षमता, योग्यता और ईमानदारी के उच्चतम स्तरों पर की जाती है। इनकी नियुक्ति में यथासंभव भौगोलिक आधार को पर्याप्त रूप से महत्व दिया जाता है। इस बात का प्रबंध चार्टर में विशेष रूप से किया गया है कि न तो महासचिव न ही कर्मचारी वर्ग किसी राज्य से अथवा संघ से बाहर किसी दूसरे अधिकारी से अनुदेश मांगेंगे न प्राप्त करेंगे। नियुक्ति के पश्चात अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी विश्व नागरिक होते हैं और केवल विश्व संस्था के प्रति ही
निष्ठावान होते हैं। अब जिसे मैंने आपको बताया महासचिव सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है, इसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद और उसका कार्यकाल है। ये केवल सचिवालय का अध्यक्ष नहीं वरन विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जाता है। महासचिव के कार्य, महासचिव के 2 प्रकार के कार्य हैं, सामान्य प्रशासन संबंधी और तकनीकी कार्य संबंधी। सचिवालय का प्रशासन चलाना, वित्तीय कार्य, प्रतिनिधित्वात्मक कार्य और राजनीतिक कार्य। इस समय जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। धन्यवाद।